स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड मेडिवल हिस्ट्री का। और जो क्वेश्चन करेंगे वो 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में करते करते हम जो है मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है 51 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, वह निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसके परिणाम स्वरूप 1556 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन ए है तालीकोटा का युद्ध, बी है खानवा का युद्ध, सी है त्राइन का द्वितीय युद्ध, डी पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ तालीकोटा। जो बैटल ऑफ तालीकोटा है वो 1565 ईस्वी में होता है और विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। यह युद्ध 23 जनवरी, याद रखिए, जो 23 जनवरी है 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों यानी कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। यानी कि कौन कौन सी ताकतें थी इसमें, एक तो था विजयनगर साम्राज्य और इसके खिलाफ जो थी वो कौन कौन सी थी, अहमदनगर और एक थी बीजापुर, एक गोलकुंडा और बीदर। ये चार जो थी मिलकर इससे लड़ाई कर रही थी। बीदर, ये चार और एक विजयनगर साम्राज्य। इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन आरंभ हो गया। यह युद्ध जो है, इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयनगर जो साम्राज्य था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमर नायकों को सौंपा गया भूभाग क्या कहलाता था। ऑप्शन ए है अमरम, बी जागीर, सी जो है इक्ता, डी जो है अग्रहारा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमरम। अमरम कहा जाता था उसको, क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहमनी किंगडम का संस्थापक कौन था जिसने 1347 ईस्वी में देवगिरी में अपनी स्वतंत्रता घोषित की। ऑप्शन ए महमूद गवान, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, डी कुली कुतुब शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था। वह मूल रूप से जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एक तुर्की अधिकारी थे। कौन थे, तुर्की अधिकारी थे ये हसन गंगू। और 1347 ईस्वी में क्या करते हैं, देवगिरी को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करके बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना की। उन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और एहसानाबाद नाम दिया। जो गुलबर्गा थी, गुलबर्गा, उसको जो है अपनी राजधानी बनाते हैं कौन, हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, बहमनी शासक तजाउद्दीन फिरोज शाह द्वारा किस खगोलीय ज्ञान को प्रोत्साहित किया गया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई गई। ऑप्शन ए है ज्योतिष शास्त्र, बी है नक्षत्र विज्ञान, सी है खगोलीय विज्ञान, डी है अंक शास्त्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खगोल विज्ञान। जो बहमनी शासक थे तजाउद्दीन फिरोज शाह, खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने दौलताबाद के पास एक वेधशाला यानी कि खगोल विज्ञान से संबंधित एक वेधशाला बनाई थी। और इनका जो रुचि थी वो खगोलीय विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। इन्होंने फिरोज शाह एक विद्वान शासक थे जो धार्मिक और प्राकृतिक विज्ञानों से निपुण थे, जैसे कुरान और न्यायशास्त्र की व्याख्या करना जानते थे, वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति और तर्क वितर्क करना जानते थे। उन्होंने बहुत सी भाषाएं भी सीख रखी थी। जो भाषाएं इन्होंने सीख रखी थी उनमें से कुछ भाषाएं हैं जैसे फारसी, अरबी, तुर्की जो है, ये भाषाएं इनको
और इन्होंने यहाँ तक कि तेलुगु भी सीख रखी थी और कन्नड़ भी, ये भाषा इन्होंने सीख रखी थी। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली वजीर कौन था जिसने सैन्य नवाचार किया और बारूद का परिचय करवाया? ऑप्शन ए बहमन शाह, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी महमूद गवान, डी फिरोज शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद गवान। जो महमूद गवान थे वो एक सैन्य नवाचारों की शुरुआत की और बारूद का प्रयोग किया। वह एक फारसी व्यापारी और विद्वान था। कौन था? फारसी व्यापारी और विद्वान था, जो 1458 से 1481 तक वजीर के रूप में सेवा करता रहा। इन्होंने जो है बारूद का प्रयोग किया। उसने बेलगाम में विजयनगर के शासकों के विरुद्ध जो है बारूद का इस्तेमाल किया था। कहाँ किया था? बेलगाम में किया था। और किसके विरुद्ध किया था? बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध किया था। साम्राज्य का विस्तार करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैन्य कौशल में ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे कोंकण, उड़ीसा और विजयनगर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना इनका जो है मेन उद्देश्य था और इन्होंने उसे पूरा भी किया। शिक्षा में इन्होंने बिदर में एक मदरसे का निर्माण कराया था, जहां दुनिया भर से छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। कहाँ कराया था? बिदर में। बिदर में जो है एक मदरसे का निर्माण करते हैं, जहां दुनिया भर से जो है छात्र पढ़ने आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? महमूद गवाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य अंततः कितने स्वतंत्र राज्यों में टूट गया? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 5, जो है 5 राज्यों में टूट गया। और ये 5 राज्य कौन कौन से थे? पहला था बीजापुर, दूसरा होता है अहमदनगर, तीसरा होता है गोलकुंडा और चौथा होता है बरार, पांचवा होता है बीदर। ये 5 राज्यों में जो है यह जो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। कौन हो गया? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य अंततः महमूद गवाह की मृत्यु के बाद 5 जो है स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। जो बीजापुर था, यहाँ आदिल शाह वंश का शासन था, जिसकी स्थापना 1489 को किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। और जो अहमदनगर है इसकी स्थापना जो है 1490 में की गई। किसके द्वारा की गई? मलिक अहमद शाह के द्वारा। और गोलकुंडा जो है इसकी स्थापना जो है कुतुब उल मुल्क ने की 1518 में, जो स्वतंत्र घोषित हो चुका था। और जो बरार है, बरार की जो स्थापना है वो 1490 में की गई और इसकी जो स्थापना है फतुल्ला इमाद उल मुल्क ने की थी। और बीदर जिसकी स्थापना जो है 1528 में की गई, किसके द्वारा? अमीर अली बरीद ने की। हालांकि जो बीदर है वो 1492 है तब तक स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन एक्चुअल जो स्थापना है वो 1528 में की गई। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बीजापुर के किस आदिल शाही शासक को उसकी धार्मिक सेवनता और संगीत प्रेम के लिए जगत गुरु कहा जाता था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी इब्राहिम आदिल शाह, सी मोहम्मद आदिल शाह, डी इस्माइल आदिल शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है उनकी धार्मिक क्षमता और संगीत प्रेम के लिए जो है जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। जो इब्राहिम आदिल शाह है उसका जो शासनकाल होता है वो होता है 1580 से 1627 तक ये शासन करता है। और इन्होंने सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बढ़ावा दिया। यह जो थे कला, संगीत और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जो था किताब ए नवरम। किताब ए नवरम की जो है लिखा गया इनके द्वारा। और विभिन्न रागों के जो है रचिता थे।
इस पुस्तक में जो है इन्होंने हिंदू देवी सरस्वती और गणपति के अलावा मुस्लिम संतों की जो है प्रशंसा में भी गीत शामिल है। यानी कि इस किताब में जो है देवी सरस्वती, गणेश और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीत लिखे गए हैं। इनको जो है गरीबों का दोस्त या अबला बाबा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अबला बाबा, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है? गरीबों का दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस आदिल शाही शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, बी इब्राहिम आदिल शाह, सी मोहम्मद आदिल शाह, डी आदिल शाह द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा कराया गया था। यह जो उनका मकबरा है जिसका निर्माण उसने कब करवाया? 1656 में करवाया। निर्माण कार्य 1656 में यह पूरा हो चुका था और मकबरा जो है यह सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और उनके कुछ रिश्तेदारों का मकबरा है। और जो ये वास्तुकला है इस संरचना को दाबुल के वास्तुकार याकूत ने डिजाइन किया था। कहाँ का था? दाबुल का जो है कलाकार था, क्या नाम है? याकूत। याकूत ने किया था इस गोलकुंडा के जो गोल गुंबज है उसका निर्माण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी शेरशाह सूरी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि बाबर। बाबर ने जो है 1556 की लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है उसमें हरा दिया था किसको? इब्राहिम लोदी को। और जो बाबर था एक तैमूरी शासक था और बेहतर जो था कौन था? तैमूरी शासक था और अपनी रणनीति के लिए जाना जाता था। तोपखाने के उपयोग से लोदी की बड़ी सेना को हराया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। हुमायूं मुगल सम्राट था जो बाबर के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। जो बाबर के बाद जो है हुमायूं बैठता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबर ने अपनी आत्मकथा तजू के बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है फारसी, बी तुर्की, सी अरबी, डी उर्दू। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुर्की। तुर्की भाषा में लिखी तजू के बाबरी। आत्मकथा खुद ही लिखता है बाबर अपनी, तजू के बाबरी, और तुर्की भाषा में लिखी गई जिसे वह चगताई भाषा कहता था। कौन सी? चगताई भाषा भी कहा जाता है। इस कृति का फारसी भाषा में अनुवाद किया किसने किया? अकबर के शासनकाल में जो है इसका जो है फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। मूल भाषा तुर्की भाषा में और अनुवादित भाषा जो थी वो फारसी थी। और किसने किया इसका फारसी में अनुवाद? अकबर के शासनकाल में वो किया अब्दुल रहीम खाना द्वारा जो है इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बाबर ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में किस शक्तिशाली राजपूत शासक को हराकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत की? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, बी राणा सांगा, सी राणा प्रताप, डी मानसिंह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन जो है बी, यानी कि राणा सांगा। राणा सांगा को जो है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में हरा दिया गया बाबर के द्वारा। और युद्ध का जो कारण था वो था उत्तरी भारत पर नियंत्रण करने के लिए बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच जो है यह युद्ध होता है। और युद्ध का परिणाम क्या रहता है? युद्ध में बाबर की जीत होती है और वह उत्तरी भारत में शासक के रूप में अपनी स्थिति जो है मजबूत करता है। सैन्य रणनीति जो है वो बाबर की क्या रहती है? जो इस युद्ध में जो है बाबर ने तोपों और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जो उस समय की प्रारंभिक जो है भारतीय सेनाओं के एक
नया और निर्णायक तत्व साबित हुआ था। राणा सांगा की इसमें हार होती है और वो गंभीर चोट आने के कारण युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ता है और इसमें बाबर विजय हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुमायूं को किस अफगान शासक ने चौसा और कन्नौज, जिसे बिलग्राम के युद्ध में हराकर भारत से भागने पर मजबूर किया? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, बी है शेर शाह सूरी, सी है महमूद लोधी, डी है आदिल शाह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने हुमायूं को चौसा के युद्ध में या कन्नौज बिलग्राम के युद्धों में हराकर भारत से जो भागने में जो है मजबूर कर दिया था। जो कन्नौज का युद्ध है वो 1539 में होता है, ये चौसा का युद्ध होता है 1539 में, और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। जो चौसा का युद्ध था, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं की सेना को बुरी तरह से हराया था। इस हार के बाद हुमायूं को गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। और जो कन्नौज का युद्ध था 1540 में, चौसा में मिली हार के बाद भी हुमायूं अपनी सेना को दोबारा संगठित करके ले आया था और उसने क्या किया, फिर से युद्ध किया, जिसे कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद वह इस युद्ध में हार गया और हुमायूं जो है वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद शेरशाह सूरी का शासन चलता है दिल्ली पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई दाग और चेहरा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजस्व संग्रह में सुधार, बी सैनिकों और घोड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए, सी न्याय प्रशासन में निष्पक्षता लाना, डी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सैनिकों और घोड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए जो है शेरशाह सूरी द्वारा दाग और चेहरा प्रथा लाई गई थी। इस प्रणाली में दो प्रमुख हिस्से थे। एक था दाग, यह घोड़ों को दागने यानी उन पर गर्म लोहे से निशान लगाने की प्रथा थी। इसका मकसद जो था यह सुनिश्चित करना था कि सैनिक निरीक्षण के समय अच्छे घोड़ों को बदल न सके और एक ही घोड़े को बार बार दिखाकर सैनिकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर न बता सके। और दूसरी प्रणाली थी चेहरा। जो चेहरा प्रणाली थी, इसमें प्रत्येक सैनिक को विस्तृत विवरण यानी कि हुलिया, जिसमें उसकी शारीरिक बनावट, पहचान चिन्ह, नाम आदि शामिल होते थे और वह दर्ज किया जाता था। इससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि सैनिक स्वयं ही हाजिर हो, उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति न आए। यह प्रणाली जो है पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरू की थी, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसे अधिक प्रभावी ढंग से जो है लागू कर दिया था। इन सुधारों से सेना में की गुणवत्ता और उसकी बेहतर प्रबंधन के लिए जाना जाता है कौन? शेरशाह सूरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है शेरशाह सूरी ने अपने राजस्व प्रणाली में पट्टा और कबूलियत नामक दो दस्तावेज पेश किए थे, तो पट्टा क्या दर्शाता था? ऑप्शन ए किसानों द्वारा टैक्स देने का वादा, बी किसान द्वारा जोते गए क्षेत्र और देय कर का पूरा रिकॉर्ड, सी एक सैन्य अधिकारी को दिया गया भूभाग, डी राजा द्वारा जारी किया गया फरमान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि किसान द्वारा जोते गए क्षेत्र और देय कर का पूरा रिकॉर्ड हुआ करता था। किसमें? पट्टा में। पट्टा क्या था? एक किसानों द्वारा जोते गए भूभाग का जो है जोते गए क्षेत्र और देय का पूरा रिकॉर्ड हुआ करता था। पट्टा वह दस्तावेज था जो सरकार द्वारा किसान को दिया जाता था। इसमें निम्नलिखित बातें जो है होती थी। एक होती थी किसान को दी गई भूमि का क्षेत्रफल, और दूसरा था बोई जाने वाली फसलों का प्रकार, कि वह कौन कौन सी फसलें उसमें बोएगा। उस भूमि के लिए तय किया गया भू राजस्व यानी उससे जो कर वसूला जाता था वो भी उसमें रिकॉर्ड में होता था। और जो दूसरी थी कबूलियत, वो उसका नाम एक दूसरा दस्तावेज होता था। यह किसान द्वारा दिया जाने वाला एक सहमति पत्र था, जिसमें कबूला जाता था कि मैं यह पट्टे पर लेता हूं और सभी कुछ शर्तें मानता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का संरक्षक कौन था जिसने 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया?
ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी है मान सिंह, सी है बैरम खान, डी है टोडरमल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बैरम खान। बैरम खान जो था वो 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करता है। कब करता है? 1556 ईस्वी में, जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। इसमें बैरम खान ने जो है संरक्षक के रूप में कार्य किया था। किसका संरक्षक था? अकबर का। इसमें जो दूसरी तरफ से लड़ रहे थे वो थे हेमू के खिलाफ जो है यह युद्ध था। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में मुगल सेना की निर्णायक जीत होती है और हेमू हार जाता है। अकबर की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि अब तक अकबर जो था उसकी उम्र कम थी, वह खुद सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। उसने जो है बैरम खां को आगे कर यह युद्ध जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर ने अपनी किस विजय को यादगार बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चित्तौड़ विजय, बी कश्मीर विजय, सी बंगाल विजय, डी गुजरात विजय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात विजय। गुजरात विजय को यादगार बनाने के लिए जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। जो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था वो गुजरात विजय पर किया गया था और गुजरात विजय जो है वो 1573 में हुई थी। इस जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया था। यानी ये जो बुलंद दरवाजा है वो जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करता है। यह दरवाजा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थापित इबादत खाना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए केवल सूफी संतों के लिए सभा, बी धार्मिक चर्चाओं और वाद विवादों के लिए, सी राज्य के राजस्व मामले पर चर्चा के लिए, डी सैन्य प्रशिक्षण के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धार्मिक चर्चाओं और वाद विवादों के लिए जो है इबादत खाना बनाया गया था अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में। कहा? फतेहपुर सीकरी में। इसमें जो धार्मिक चर्चाएं की जाती थी वो विभिन्न धर्मों के जो है संत बैठते थे और सत्य की खोज करते थे और इससे जो है सभी धर्मों में आपसी सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता था और एक दूसरे से दोस्ती या सद्भाव की भावना उत्पन्न होती थी। यह जो है सभी धर्मों के लिए खुला था। शुरुआत में यह केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए था, लेकिन बाद में सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिया गया था। जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी और ईसाई धर्म के विद्वान भी जो है इसमें शामिल होते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली में मनसबदार की व्यक्तिगत रैंक और वेतन कौन सी रैंक दर्शाती थी? ऑप्शन ए है सवार, बी है दाग, सी है जात, डी है नायका। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जात। जो जात थी वो मनसबदारी प्रणाली में उसका रैंक या मनसबदार को चिन्हित करती थी। इस समय जो है यह प्रणाली दो रैंकों पर आधारित थी, एक होता था जात और एक होता था सवार। जो जात थी यह मनसबदार के व्यक्तिगत पद और वेतन को तय करती थी, यानी कि इसमें जो है पद और वेतन को तय किया जाता था, जबकि सवार में जो है यह घुड़सवारों की जो है संख्या को दर्शाता था। यानी कि जितने ज्यादा घोड़े या घुड़सवार होंगे उतना ज्यादा उसका जो है सवार रैंक उच्च होगा और जात यह पद या वेतन को दर्शाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए सभी धर्मों का एकीकरण, बी सार्वभौमिक शांति, सी केवल इस्लाम कानून का प्रभुत्व, डी राजपूतों के साथ गठबंधन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सार्वभौमिक शांति।
इसका जो प्रमुख जो है अर्थ था, यानी कि सुलह कुल का अर्थ क्या था, सार्वभौमिक शांति, और यह किसके द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा। और भी इसके कई उद्देश्य थे, जैसे धार्मिक सौम्यता, शांति और सद्भाव, समानता, सभी धर्मों का समान आदर और नैतिकता और न्याय पर बल। इसमें जो है प्रमुख इसके उदाहरण या अर्थ हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण अकबरनामा और आईने अकबरी में दर्ज किया? ऑप्शन ए फैजी, बी बदायूनी, सी अब्दुल रहीम खाने खाना, डी अब्दुल फजल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अब्दुल फजल। जो अबुल फजल हैं, अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी में विस्तृत विवरण दिया है। किसके शासनकाल का? अकबर के शासनकाल का। यह जो है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा को 3 खंडों में लिखा, जिसमें तीसरा खंड जो है आईने अकबरी है, यानी कि अकबरनामा का ही यह आईने अकबरी तीसरा खंड है। अकबरनामा के पहले 2 खंड में अकबर के जीवन और शासनकाल की घटनाओं का इतिहास है, जबकि आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। यानी कि आईने अकबरी में क्या है? आईने अकबरी में है वित्तीय और प्रशासनिक, यानी कि प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का उल्लेख जो है इसमें मिलता है। और अकबरनामा जो है पहले 2 खंड अकबर के जीवन पर बेस्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल की किस सैन्य पहल में एक सवार को 2 घोड़े या 3 घोड़े रखने की अनुमति दी जाती थी? ऑप्शन ए जागीरदारी, बी मनसबदारी, सी दू अस्पा या सी अस्पा, डी जब्ती प्रणाली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दू अस्पा या सी अस्पा के नाम से यह जो है जाना जाता था, जिसमें 2 घोड़े या 3 घोड़े रखने की जो है अनुमति दी जाती थी। यह एक मनसबदारी व्यवस्था का हिस्सा था, जिसको किसने स्टार्ट किया? जहांगीर ने स्टार्ट किया। जहांगीर के द्वारा यह किसका हिस्सा था? मनसबदारी का। मनसबदारी का हिस्सा था। दो अस्पा में 2 घोड़े। इस व्यवस्था के तहत मनसबदारों को सवार रैंक के मुकाबले 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, यानी कि जो उसका रैंक था उससे 2 गुने घोड़े उसको रखने पड़ते थे। सी अस्पा में 3 गुना घोड़े जो है वो रखेगा। जैसे किसी का रैंक 6 है तो वह 18 घोड़े रखेगा, यानी कि 3 गुना। अगर यहाँ किसी का रैंक 5 है तो वह 2 गुना, यानी कि 10 घोड़े अपने पास रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के किस विद्रोही पुत्र को समर्थन देने के कारण 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई? ऑप्शन ए खुर्रम, बी खुसरो, सी दारा सिकोह, डी मुराद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, यानी कि खुसरो। खुसरो को जो है किसने जो है समर्थन किया था? सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने उसका समर्थन किया, या उसको समर्थन देने के कारण जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। खुसरो ने विद्रोह किया था। जहांगीर के सिंहासन संभालने के बाद उसके पुत्र जो था खुसरो, उसने विद्रोह किया और उन्होंने गुरुजी जो थे गुरु अर्जुन देव, उनके पास शरण ली। इससे जहांगीर को क्रोध हुआ और गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो को जो है मार दिया गया, या उन्हें फांसी दे दी गई। और यह फांसी जो है लाहौर में बंदी, पहले उनको लाहौर में बंदी बनाकर यातनाएं दी गई, जिसके बाद उनकी शहादत हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल काल में दीवारों को जो है अर्ध कीमती पत्थरों से फूलों की डिजाइन में सजाने की कला को क्या कहा जाता था, जो जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई? ऑप्शन ए पच्चीकारी, बी पित्राड्यूरा, सी जरोखा दर्शन, डी गोपुरम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पित्राड्यूरा। पित्राड्यूरा के नाम से जो है इसको जाना जाता था, जिसमें दीवारों पर अर्धकीमती पत्थरों को जो है फूलों के डिजाइन से, यानी कि फूलनुमा डिजाइन से सजाने की एक प्रथा थी। इसमें जो है यह एक जड़ाई तकनीक थी, यानी कि
सीमेंट में या गारे में चिन्ह दिया जाता था। और यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। यह कला सम्राट शाहजहां के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची, यानी कि जो शाहजहां थे उनके शासनकाल में यह अपने चरम पर थी। उन्होंने ताजमहल सहित कई मुगल इमारतों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां के किस पुत्र ने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है मुराद बख्श, सी है शुजा, डी है दारा शिकोह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दारा शिकोह। दारा शिकोह जो थे उन्होंने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। और 1657 में 22 जो 1657 है, 1657 तक क्या हो गया था? इसने 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवा दिया था, जिसे सिरे अकबरी या महान रहस्य के नाम से जाना जाता है। जो दारा शिकोह था वो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने उदार विचारों वाला राजकुमार भी कहा जाता है। वह हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच समानता खोजने में गहरी रुचि रखते थे, जिसके कारण उन्होंने इन ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। तो 1657 तक कितने ग्रंथों का? उपनिषदों का 52 उपनिषदों का जो है इन्होंने अनुवाद फारसी में करवा लिया था, जिसमें से भगवत गीता जो थी मेन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल शासकों में कौन आलमगीर की उपाधि से जाना जाता था और ऑर्थोडॉक्स धार्मिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि औरंगजेब। जो औरंगजेब था उसने जो है उपाधि धारण की आलमगीर की उपाधि धारण करता है और कट्टर धार्मिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जो शासन अवधि होती है वो 1658 से 1707 तक जो है यह शासन करता है। छठा मुगल जो है यह क्या था? छठा मुगल था, बादशाह था। आलमगीर का अर्थ क्या था? सिंहासन पर बैठने के बाद उसने आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। इसने जो धार्मिक नीतियां थी वो उसकी कट्टर नीतियां थी। उसने शरिया यानी कि इस्लामिक कानून को सख्ती से लागू किया और कई हिंदू मंदिरों को जो है ध्वस्त कर दिया और गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया को फिर से शुरू किया, जिसे बाद में जाकर अकबर ने समाप्त कर दिया था। जिसे अकबर ने समाप्त किया था इसने जो है फिर से उसको लगा दिया। और इसके साम्राज्य का पतन का कारण जो है इसकी कट्टर नीतियों के कारण जो जनता थी उसमें व्यापक असंतोष और विद्रोह पैदा हो गया, जिसके कारण जो है यह मुख्य कारण बना इसके पतन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब द्वारा 1675 ईस्वी में किस सिख गुरु को इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण मृत्यु दंड दे दिया गया? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, बी अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर है वो 9वें गुरु थे और 1675 में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण इनको जो है औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। कारण क्या था कि यह इस्लाम धर्म को अपना नहीं रहे थे और इन्होंने इसका विरोध किया गुरु तेग बहादुर जी ने, और इनको जो है औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है मराठा शक्ति का उदय किन कारकों के कारण हुआ था? ऑप्शन ए भौगोलिक परिस्थितियां, बी भक्ति आंदोलन और मराठा संतों का सामाजिक धार्मिक प्रयास, सी मुगलों और डेक्कन सल्तनतों का लगातार संघर्ष, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका उत्तर है। यानी कि कुछ भौगोलिक परिस्थितियां थी, जैसे प्राकृतिक जो होता है, मराठों का जो क्षेत्र था वो विंध्य और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा था, जो उन्हें एक प्राकृतिक सुरक्षा देता था। यानी कि विंध्य पर्वत और
सह्याद्री यानी कि जो पश्चिमी घाट है उनके बीच में होने के कारण एक प्राकृतिक जो है रक्षा प्रदान करता था। और दूसरा क्या था, ये गुरिल्ला युद्ध में जो है उनको जो थे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति में ये माहिर थे, जिसके कारण ये अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। भक्ति आंदोलन और मराठा संतों का सामाजिक धार्मिक प्रयास यानी कि जो मराठा संत थे वो भी इसमें जो है हेल्प करते थे मैसेज को इधर उधर पहुंचाने में। और मुगलों और डेक्कन सल्तनतों का लगातार जो संघर्ष हो रहा था यह भी एक मेन कारण था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले अहमदनगर सल्तनत से जागीर प्राप्त करने के बाद किस दूसरे शक्तिशाली डेक्कन सल्तनत में सेनापति बने? ऑप्शन ए बीदर, बी गोलकुंडा, सी बीजापुर, डी बेरार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बीजापुर। बीजापुर के जो है सेनापति बने थे। और अहमदनगर सल्तनत के पतन के बाद शाहजी थे यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले, वो 1600 कितने में बनते हैं 36 ईस्वी में बीजापुर की सेवा में प्रवेश किया और वहां भी उच्च पद प्राप्त किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस बीजापुर सरदार को अपने नाखून के हथियार यानी कि जिसे बाघ नख कहा जाता था से मारकर जो है मार डाला था? यानी कि क्या कहता है, शिवाजी महाराज ने किस बीजापुर सरदार को अपने नाखून के हथियार से मार डाला था? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, बी अफजल खान, सी मलिक अंबर, डी खान जमान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि अफजल खान। अफजल खान को जो है बाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार डाला था। यह घटना जो है 1659 में प्रतापगढ़ के किले के पास हुई थी। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी पहले से ही तैयार थे और उन्होंने सुरक्षा जो है कवच यानी कि बाखनक पहन रखा था और उसी से उसको गले पर वार किया और यह जो है अफजल खान वहीं पर मारे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और किस मुगल सेनापति के बीच हुई? ऑप्शन ए है शाइस्ता खान, बी है राजा जयसिंह, सी है मिर्जा हाकिम, डी है दलेर खान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजा जयसिंह के बीच हुई थी। ये जयसिंह जो थे वो प्रथम थे, जयसिंह प्रथम के बीच, और यह 1665 में होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और जो एग्जैक्ट डेट है वो है 11 जून 1665 को यह होती है। और जो शिवाजी समझौता कर लेते हैं इनसे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जयसिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया था, जिससे शिवाजी को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा था। इस संधि पर शिवाजी महाराज के हस्ताक्षर किए गए थे और मुगल सेनापति मिर्जा जयसिंह जो थे इसमें प्रथम उन्होंने भाग लिया था। दूसरी तरफ से औरंगजेब की ओर से जो है जयसिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? जो जयसिंह थे ये औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे, तो इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए। दूसरी तरफ से शिवाजी महाराज ने हस्ताक्षर किए और इसी को पुरंदर की संधि कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस वर्ष रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए 1656, बी 1665, सी 1674, डी 1680। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सी 1674 ईस्वी में जो है यह कार्य किया गया था। रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की जो उपाधि है वो धारण की। इस घटना ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य जो है उसकी नींव रखी और जो डेट है वो 1674 आप याद रखिएगा। और इन्होंने रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी बनाया और वहां राज्याभिषेक करवाया।
इस घटना का जो महत्व है वो क्या है, इसने एक स्वतंत्र और संप्रभु मराठा साम्राज्य की जो है स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, शिवाजी महाराज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अष्ट दिग्गज, बी अष्ट प्रधान, सी नवरत्न, डी तुर्कान ए चहलगानी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान कहा जाता था, यह 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जो प्रशासन, युद्ध, वित्त और विदेश मामलों जैसे विभिन्न प्रशासनिक विभागों की सहायता करते थे। इनमें जो पेशवा होता था वो प्रधानमंत्री होता था, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। अमात्य जो था वो क्या था, वित्त मंत्री था। और एक होता था मजूमदार, जो लेखाकार विभाग का अधिकारी होता था। कौन होता था? मजूमदार। वो क्या देखता था? लेखा विभाग को। एक होता था सुमंत। सुमंत जो है वो क्या देखता था? विदेशी मामले। और एक होता था वाक्यानवीश। क्या होता था? वाक्यानवीश। वाक्यानवीश का क्या काम था? जो दैनिक रिकॉर्ड था उसको संभाल कर रखता था और रिकॉर्ड करता था। चिटनीस या शरणवीस भी था, जो समाचार राजा के पत्राचार में सहायता करता था। कौन था? शरणवीस। इसका कार्य था पत्राचार में सहायता करना। एक था सर ए नौबत। सर ए नौबत। सर ए नौबत का क्या कार्य था? यह सेनापति था, एक न्यायाधीश और एक पंडित राव हुआ करते थे, जो धार्मिक और धर्म के अनुसार कार्य करने में जो राजा की जो है हेल्प करते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मराठा प्रशासन में चौथ क्या था? ऑप्शन ए राजा के व्यक्तिगत खर्च के लिए किया जाने वाला कर, बी पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला भू राजस्व का 1/4 हिस्सा, सी मुगलों द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, डी मराठा क्षेत्र में व्यापार पर लगने वाला शुल्क। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला भू राजस्व का 1/4 भाग जो है वो चौथ कहलाता था। और चौथ जो है वो 1/4 या 25% आप बोल सकते हो। अगर ऊपर 100% हो रही है तो 25% राजा को दिया जाएगा। चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मराठा के सीधे नियंत्रण में नहीं थे। इस कर को चुकाकर पड़ोसी राज्य मराठा सेना के संभावित हमलों और लूट से सुरक्षित रहते थे। राजस्व का यह एक स्रोत था। एक अन्य स्रोत था जिसको जो है सरदेश मुखी कहा जाता है। सरदेश मुखी जो था वो 10% था, यानी कि 100% में से 10% राजा को जाएगा। यह जो सरदेश मुखी है, सरदेश मुखी एक अतिरिक्त कर था। इसको वंशानुगत बनाने का दावा भी किया जाता है कि इसको वंशानुगत बना दिया गया था। और जो व्यक्तिगत खर्चों के लिए लिया जाता था चौथ, वो सीधे तौर पर राजा के व्यक्तिगत खर्चों के लिए लिया जाता था, और जबकि सरदेश मुखी अन्य कार्यों के लिए लिया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? ऑप्शन ए सैन्य कमांडर, बी अकाउंटेंट जनरल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। अभी मैंने पीछे बताया है कि यह कौन होता था, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री, यानी कि जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री के पद पर था। और बाकी मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ही था कि कौन क्या था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से हुई थी जहां अलवार और नयनार संत सक्रिय थे? ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु से हुई थी। यह जो था 7वीं और 10वीं शताब्दी में जो है के बीच में अलवार और नयनार संत जो है इस समय सक्रिय थे, जिन्होंने भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। जो अलवार थे
ये वाले जो अलवार हैं ये जो है विष्णु के भक्त थे और उन्होंने भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की थी। और जो नयनार थे ये भगवान शिव के भगत थे। तो अंतर है इनमें, ये अलवार विष्णु के भगत और नयनार शिव के भगत। उन्होंने भी भक्तिमय कविताओं और भक्तिमय गीतों की रचना की थी, दोनों ने ही। ये संत जो है तमिल भाषा में अपने गीतों और भजनों का जो है प्रसार करते थे, जिन्होंने आंदोलन करके सभी वर्गों तक इस आंदोलन को पहुंचाया था। कौन सा आंदोलन था? भक्ति आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अलवार संत किस देवता की पूजा करते थे, जबकि नयनार संत किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है विष्णु, शिव और विष्णु, बी है विष्णु और शिव, सी है शक्ति और गणेश, डी है राम और कृष्ण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विष्णु और शिव। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, जो अलवार संत थे वो विष्णु की और जो नयनार संत थे वो शिव के उपासक या फिर पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आदि शंकराचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रचार किया था जो ब्रह्मा और आत्मा की एकता पर जोर देता है? ऑप्शन ए है द्वैत, बी है विशिष्टाद्वैत, सी है शुद्ध अद्वैत, डी है अद्वैत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अद्वैतवाद। अद्वैत पर इन्होंने जो है एकता पर जोर दिया था, ब्रह्मा और आत्मा की एकता पर जोर देते हैं आदि शंकराचार्य अद्वैत जो है सिद्धांत देने के बाद। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है कि दो नहीं सिर्फ एक, यानी दो जो शिव और विष्णु के उपासक थे उनको अद्वैतवाद से एक होने के लिए जोर देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रामानुज द्वारा प्रचारित दार्शनिक सिद्धांत कौन सा था जो अद्वैत को संशोधित करता है और इसे योग गैर द्वैत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है द्वैत, बी है विशिष्टाद्वैत, सी है शुद्धाद्वैत, डी है भेद अभेद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत के ऊपर जो है इन्होंने संशोधित रूप दिया था। अर्थ क्या है इसका? योग्य अद्वैतवाद, यानी कि जो योग्य अद्वैतवाद है इसका शाब्दिक अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भक्ति संत ने कन्नड़ भाषा में वचन साहित्य की रचना की और अनुभव मंडप की स्थापना की, जिसे विश्व की पहली संसद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए रामानुज, बी वैष्णवा, सी नामदेव, डी तुकाराम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बसवन्ना जो थे उन्होंने किया था। किस ये भक्त थे, संत थे, कन्नड़ भाषा में वचन साहित्य की रचना की और अनुभव मंडप की स्थापना की, जिसे विश्व की पहली संसद कहा जाता है। जो बसवन्ना थे एक दार्शनिक कवि और समाज सुधारक थे। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। और ये उन्होंने अपने वचन यानी वचन नामक काव्य के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाते हैं। उन्होंने लिंग, जाति और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। वह लिंगायत समुदाय के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? जो लिंगायत समुदाय था उनका संस्थापक थे। अब जानते हैं ये जो अनुभव मंडप है ये क्या था। यह सभी लोगों के लिए एक साझा मंच था जहां धर्म और दर्शन से लेकर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों तक हर चीज पर चर्चा होती थी। इसे भारतीय लोकतंत्र की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संसद माना जाता है, जहां विभिन्न समुदाय के लोग जो है अपने विचार विमर्श करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल की पूजा पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के संतों को क्या कहा जाता था जिन्होंने अभंगा नामक भजन लिखे? ऑप्शन ए लिंगायत, बी वरकारी संत, सी नाथपंथी, डी कदरिया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी कि वरकारी संत जो है कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरकारी संत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी फतेहपुर सिकरी, सी अजमेर, डी लाहौर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अजमेर। अजमेर जो है वो मुख्य केंद्र है और ये कहाँ है? राजस्थान में। जो अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह दरगाह चिश्ती संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां सभी धर्मों के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चिश्ती सिलसिले के किस प्रसिद्ध संत को गरीब नवाज कहा जाता था जो सादगी और राजनीति से दूर रहने में विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए है शेख निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी शेख सलीम चिश्ती। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब नवाज कहा जाता था। उनकी सादगी और राजनीति से दूर रहने के कारण ही इनको गरीब नवाज कहा जाता था, क्योंकि ये गरीबों का भला करने वाले या गरीबों का संरक्षक कहा जाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। यह एक सूफी संत थे और अजमेर में इन्होंने 13वीं शताब्दी में भारत आने के बाद राजस्थान में आकर बस गए थे। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। इन्होंने कई मानवता से लेकर धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया और ये राजनीति से दूर रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कुतुब मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर समर्पित किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ऐबक केवल इसकी पहली मंजिल ही पूरा करा सके, बाद में इसके उत्तराधिकारी जो होते हैं इल्तुतमिश, उन्होंने निर्माण कार्य पूरा किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। इनके बाद जो है इनका जो राजपाट है वो इल्तुतमिश देखते हैं और इल्तुतमिश जो है बाकी कुतुब मीनार को पूर्ण करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वहदत उल वजूद का सूफी सिद्धांत किसके समरूप है? ऑप्शन ए सगुण भक्ति, बी द्वैतवाद, सी अद्वैतवाद, डी क्रमवाद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अद्वैतवाद। यह जो था अद्वैतवाद के समरूप था, इक्विवेलेंट था। जो सूफी सिद्धांत है वहदत उल वजूद भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत सिद्धांत के समान है। इन दोनों सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं थी, जैसे परम वास्तविकता की एकता, सृष्टि का स्वरूप और अद्वैतवाद का विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महमूद गजनी के पास साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध फारसी विद्वान और यात्री कौन था जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी मार्को पोलो, सी अल-बरूनी, डी अब्दुल रज्जाक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अल-बरूनी। जो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे, उन्होंने किताब उल हिंद, जिसे तहकीके हिंद कहा जाता है, उसकी रचना की। 11वीं शताब्दी में यह पुस्तक लिखी गई थी। और जो अल-बरूनी थे एक फारसी विद्वान थे जो 1017 में गजनी के साथ भारत आए थे। किताब उल हिंद का मतलब क्या था? जिसे हिंदी में कहा जाता है तहकीके हिंद, उर्दू में कहा जाता है। और उद्देश्य क्या था महमूद गजनी का? उनका उद्देश्य था, जो महमूद गजनी था आक्रमणकारी, धन को लूटना
इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया और उसने उलूक और दवा की डाक प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन है, वो है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी कृष्णदेव राय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, इनके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आता है और वह दो प्रकार की जो है डाक प्रणाली की जो है विस्तृत वर्णन देता है। एक थी उलूक, दूसरी थी दवा। उलूक जो थी उसमें घुड़सवारों द्वारा संचालित की जाती थी। उलूक जो है घुड़सवारों द्वारा संचालित थी और प्रत्येक 4 मील पर जो है घोड़ा बदल लिया जाता था। और जबकि दवा थी, यह पैदल जो थे यात्री, उनकी एक डाक प्रणाली थी जिसमें प्रत्येक मील पर, यानी कि 1 मील पर, प्रत्येक मील पर 3 चौकियां थी, जिसमें प्रत्येक मील में जो है 3 चौकियां इक्वल डिस्टेंस पर बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में विजयनगर आया और उसने साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी हरिहर प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णदेव राय। जो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पेस, वो कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल जो है 1509 से 1529 ईस्वी में माना जाता है, उनके शासनकाल में आए और उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण किया, जिसमें साम्राज्य की समृद्धि, सैन्य शक्ति और राजधानी जो थी, राजधानी हम्पी, उसका जो है उल्लेख किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर जो शाहजहां और औरंगजेब के समय भारत आया, उसने किस सिद्धांत का प्रचार किया जिसने भारत में निजी भू स्वामित्व की अनुपस्थिति पर जोर दिया? इसका जो ऑप्शन ए है वो है ड्रेनेज सिद्धांत, बी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, सी सामंतवाद, डी इजरा प्रणाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ओरिएंटल डिस्पोटिज्म पर जो है उसकी अनुपस्थिति पर जोर दिया, के सिद्धांत का जो प्रचार किया और निजी भू स्वामित्व की अनुपस्थिति पर जोर दिया। बर्नियर के इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु जो थे वो थे शाही भू स्वामित्व, यानी कि बर्नियर का मानना था कि मुगल साम्राज्य में सारी जमीन का मालिक सम्राट होता है और वो तर्क देते थे कि सम्राट अपनी जमीन अपने अमीरों यानी कि जागीरदारों में बांटता था। ये जागीरें वंशानुगत नहीं थी बल्कि अस्थायी थी, इनका अक्सर जो है हस्तांतरण कर दिया जाता था। इसमें संपत्ति का जो है आर्थिक ठहराव होता था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता था इसका? समाज का जो गरीब वर्ग था, जनता के बीच एक बड़ा अंतर था, शासक वर्ग और गरीब जनता के बीच। बर्नियर ने दावा किया कि भारत में कोई मध्यम वर्ग जो मौजूद नहीं था। किसके अनुसार? बर्नियर के अनुसार जो मिडिल क्लास लोग थे वो अनुपस्थित थे, यानी कि नहीं थे, सिर्फ उच्च वर्ग था या निम्न वर्ग था। इन्होंने यूरोप से तुलना की कि जहां निजी भू स्वामित्व स्थापित था और यह आर्थिक समृद्धि का एक मुख्य कारण था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी वीर नरसिम्हा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था और इस्लामी विद्वान था। तो इस्लामी जो था यह विद्वान था और जो ये अब्दुल रज्जाक हैं वो फारस के तैमूर वंश के शासक शाहरुख के राजदूत थे। किसके थे? शाहरुख। और ये शाहरुख कौन था?
तैमूरी वंश का शासक था, उसके राजदूत थे। और देवराय द्वितीय के समय ये जो विजयनगर साम्राज्य में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है 100वां क्वेश्चन। भारत में पुर्तगीज व्यापारियों का आगमन किसके शासनकाल के अंतिम दौर में हुआ था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिकंदर लोदी। भारत में पुर्तगीज व्यापारियों का आगमन सिकंदर लोदी के टाइम में होता है। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आते हैं वो 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। तो चलिए इसी के साथ आज का यह सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो के एमसीक्यूज और उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद हो। और इसी तरह के लेक्चर को देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।